हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो वीएमओयू कोटा का पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। वीएमओयू यूनिवर्सिटी है कोटा, जो उसका बीए पार्ट 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका पेपर कोड है PS01। तो आज हम इसका 2025 में जो इसका पेपर आयोजित हुआ था उसका पेपर का हल करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जैसे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न यानी पुराना पेपर जरूर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो मैं आज आपको पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस प्रकार का पेपर आया और किस प्रकार इसको हल करना है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार वापस रिपीट हो जाते हैं जो 2025 में पूछे हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्लास होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह मैं आपको पुराने पेपर जो आपके सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के पेपर यहाँ ही इसी चैनल पर हल कराऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और किसी भी नोटिफिकेशन के लिए भी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर कोड है PS01 फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन का पेपर हल करने वाले हैं। तो ये देख सकते हो आपको कि सबसे पहले खंड अ दिया जाता है। ये खंड अ दिया जाता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द या एक वाक्य अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। जो आपको अ नंबर खंड अ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 अंकों के पूछे जाते हैं, चाहे आप एक शब्द में उसका उत्तर दें या 30 शब्दों में, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलो मैं इसका सबसे पहले आप पेपर देख लो किस प्रकार के पेपर पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न 1 पूछा जाता है तो इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं। इस 7 पॉइंट को आप एक एक पॉइंट में भी कर सकते हो, कोई बड़े बड़े प्रश्न नहीं है, 2-2 नंबर के, आपको 2-2 लाइन के उत्तर करने हैं बस। अब मैं सबसे पहले आप पेपर देख लो। ये खंड ब दिया हुआ है, सेशन ब, इसका फिर मैं नीचे हल कराने वाला हूँ पूरा प्रश्नों सहित। जैसे कि ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है, हर बार ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखना है। जैसे कि और देख सकते हो आप खंड स को, तो इस प्रकार आपके 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 घंटे में 13 प्रश्न करने होते हैं। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है कि व्यवहारवाद द्वारा महत्व दिया गया सिद्धांत व्यवस्थापन को समझिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पूरे के पेपर का उत्तर आपके सामने आ गया है, अब मैं हल कराने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है कि व्यवहारवाद द्वारा महत्व दिए गए व्यवस्थापन के सिद्धांत को समझिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापन का अर्थ है राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार के अध्ययन में सिद्धांत तथा शोध के बीच संबंध स्थापित करना है। इससे राजनीतिक तथ्यों को व्यवस्थित रूप से समझकर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। मतलब कि जो व्यवस्थापन है उसका अर्थ क्या है, तो जो राजनीति की घटनाएं हैं उसका व्यवहार है, अध्ययन करके सिद्धांत के शोध के बीच संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार जिससे उसको व्यवस्थित रूप से समझकर सामान्य सिद्धांत भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत है। प्रश्न पॉइंट नंबर 2, राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हो। जो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद है उससे आप क्या समझते हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध विकसित दृष्टिकोण है। यह राजनीति अध्ययन में तथ्यों के साथ मूल्यों, सामाजिक प्रासंगिकता और व्यवहारिक राजनीति समस्याओं को भी महत्व देता है। अब प्रश्न नंबर 3, पॉइंट नंबर, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति व्यवस्था के निर्गत आउटपुट कार्य क्या है। जो डेविड ईस्टन था उसके अनुसार जो राजनीति व्यवस्था में निर्गत है उसको क्या कार्य क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ईस्टन के अनुसार निर्गत कार्यों में संसाधनों का निष्कर्षण, व्यवहार का नियमन, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण तथा प्रतीकात्मक कार्य शामिल है। तो इस प्रकार जो आउटपुट यानी निर्गत कार्य है तो वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण एवं प्रतीकात्मक कार्य शामिल है। जो पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा जागरूकता के महत्व का वाहक है। तो स्पष्ट कीजिए, जो राजनीतिक दल है राजनीतिक शिक्षा है वह जागरूकता का महत्वपूर्ण वाहक है, जो जागरूकता फैलाती है। तो किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक अधिकारों, किस प्रकार के उन्हें अधिकार मिले हुए, नीतियों और समस्याओं की जानकारी देते हैं। वे चुनाव, सभाओं और प्रचार के माध्यम से नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाते हैं।
तो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि कोई पार्टी होती है, तो वो जो चुनाव के समय लोगों को जगाती है कि इस प्रकार आपके अधिकार है, इस प्रकार आप हम काम कराएंगे, इस प्रकार के आपके प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, तो इस प्रकार की जागरूकता का वाहक है राजनीतिक दल और राजनीतिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 5, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन को कैसे रोका जा सकता है? जो राजनीति का पतन हो रहा है यानी विलुप्त हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? उत्तर है, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन को मजबूत एवं प्रभावी राजनीतिक संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्था, कानून के शासन और राजनीतिक संस्थाओं की अनुकूलन क्षमता बढ़ाकर रोका जा सकता है। मतलब कि जो संस्थागत व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से बनाकर, कानून के शासन और राजनीतिक संस्थाओं की अनुकूल क्षमता बढ़ाकर, जो कानून है उसको और थोड़ा मतलब मजबूत करके, शासन व्यवस्था को कठोर करके या अच्छा बना के इसे रोका जा सकता है पतन को। 6 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि आरंभक का अर्थ समझिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरंभक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जिसमें नागरिक स्वयं किसी कानून या प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की पहल करते हैं और उसके संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कराती है। इस प्रकार आरंभक का अर्थ है। ये 7 नंबर पॉइंट, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो जो मार्क्स है उसके अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? सरप्लस वैल्यू। तो उत्तर है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वह अतिरिक्त आर्थिक मूल्य है जो श्रमिक अपने श्रम से पैदा करता है। जो श्रमिक यानी मजदूर होता है अपने श्रम से पैदा करता है, अपनी मजदूरी से पैदा करता है, लेकिन उसके श्रम के बदले मजदूरों के रूप में उसे पूरा नहीं मिलता, उसे पूंजीपति लाभ के रूप में प्राप्त करता है। मतलब कि जो अतिरिक्त मूल्य यानी जो मार्क्स के अनुसार है कि जो व्यक्ति एक मजदूरी करता है तो उसको पूरा जो उसको जितना हक है, जैसे कि उसका 300 रुपये का काम है तो उसे 200 रुपये दिए गए, तो इस प्रकार उसका जो पूंजीवादी होते हैं उसके पैसे 100 रुपये अपनी जेब में रख लेते हैं। इस प्रकार तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य यह है जो पूंजीवादी लाभ के रूप में प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 2 बड़े प्रश्नों में, जैसे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा दिए गए अंतर अनुशासनात्मक महत्व को समझिए। तो उत्तर है, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है आज के समय में हम देखते हैं राजनीति को, यह केवल राज्य को चलाने या सरकार तक सीमित नहीं है। यह जो राजनीति है इसमें समाज भी है, अर्थव्यवस्था भी है, मनोविज्ञान भी है, इतिहास भी है, कानून भी है, मानव शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता ली जाती है। राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, आर्थिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन आवश्यक है। राजनीति को समझने के लिए उन्हें पुराने इतिहास के भी जो मालूम होना चाहिए, सामाजिक संरचना, समाज में किस प्रकार के नियम है, कायदे, सब ध्यान में रखते हुए कानून जो राजनीति विज्ञान को समझ आती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मतदान के व्यवहार को समझने में राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र, मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है। जैसे कि राजनीति के साथ में हम मतदान करते हैं तो उसे समाजशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक यानी खुद के बल बुद्धि का प्रयोग भी करना होना चाहिए। इस प्रकार उसे जो समझ होनी चाहिए। इसी प्रकार राजनीतिक संस्थाओं पर आर्थिक परिस्थितियों एवं सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। इससे राजनीतिक घटनाओं का अधिक व्यापक वास्तविक अध्ययन संभव होता है। इस प्रकार 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 3, राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो उत्तर व्यवहारवाद था तो उसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद की सीमाओं के कारण हुआ है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिकता, तथ्यों और अनुभवजन्य अध्ययन का अधिक महत्व दिया है, लेकिन इसमें मूल्यों और वास्तविक राजनीतिक समस्याओं की अपेक्षा होने लगी है। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन से थे? तो जैसे कि व्यवहारवाद का अत्यधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी होना, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से दूरी, मूल्यों तथा नैतिकता की अपेक्षा, युद्ध, गरीबी, असमानता और सामाजिक संघर्ष जैसी समस्याओं का बढ़ना। राजनीति विज्ञान को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता है, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता और कार्यवाही पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक ज्ञान को वास्तविक सामाजिक समस्याओं के समाधान से जोड़ना था। इस प्रकार आपका यह प्रश्न नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिपुष्टि, फीडबैक से क्या तात्पर्य है? इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में प्रतिपुष्टि, जो डेविड स्टन थे उन्होंने प्रतिपुष्टि सिद्धांत को
प्रतिपादन किया है का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों और नीतियों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया है। मतलब कि जनता उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करती है। सरकार जब कोई नीति या निर्णय लागू करती है तो जनता, राजनीतिक दल, मीडिया और अन्य समूह उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब कि किस प्रकार का कानून है उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, किस प्रकार कार्य करेगा। यह प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचती है और सरकार आवश्यकता के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है। प्रतिक्रिया यानी कौन सा कानून गलत है, किस प्रकार आपको प्रभाव डाल सकता है, नेगेटिव पॉइंट कौन से इसमें, तो इस प्रकार ये मीडिया वाले जो होते हैं उसे राजनीतिक दल के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकार आवश्यकता के अनुसार उसमें बदल फेर करती है। जैसे कि प्रतिपुष्टि का महत्व क्या है, तो ये सरकार को जनता की इच्छाओं की जानकारी देती है, कि सरकार को जानकारी देती है कि जनता की इच्छा क्या है, इसमें कौन सा परिवर्तन लाना है, इस प्रकार की प्रतिपुष्टि देती है। नीतियों में आवश्यक सुधार करने में सहायता करती है। किस प्रकार की नीतियां, यदि मीडिया कानून नहीं होगा, मीडिया वाले नहीं होगी, या कोई दल नहीं होगा, कोई विपक्ष की दल नहीं होगा, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये कानून इनके लिए सही है या नहीं है, किस प्रकार के नेगेटिव पॉइंट है इस कानून में। इस प्रकार कोई या तो उसका विपक्ष दल ही उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट बताता है या मीडिया वाले, इस प्रकार उससे सहायता करती है नीतियों में आवश्यक सुधार करने की। राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है, जनता और सरकार के बीच संबंध मजबूत करती है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाने में सहायता करती है। इस प्रकार फीडबैक राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर चलाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। जैसे कि डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के 3 सिद्धांतों को समझिए। जो डाइसी था तो उसके विधि के शासन के जो नियम दिए थे, तो उनके 3 सिद्धांत को हम समझेंगे। जैसे कि उत्तर है, प्रश्न पूछा गया है जैसे कि एवी डाइसी ने विधि के शासन को लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण आधार माना है, यानी लोगों का शासन, जनता का शासन। उनके अनुसार इसके 3 प्रमुख सिद्धांत है। जैसे कि 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, न्यायालयों द्वारा संविधान में अधिकारों की रक्षा। तो जैसे कि हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। जिस पहला है कानून की सर्वोच्चता, तो किसी व्यक्ति को कानून के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके कानून में जो लिखा होगा उसी के आधार पर उसको दंड या उसे अपराध का अपराध का दंड दिया जाएगा उसे, तो कानून के आधार पर दिया जाता है, बिना कानून के नहीं दिया जाता। सरकार भी कानून से ऊपर नहीं होती। जो भी सरकार है आज भी, तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का आदेश होगा वही कानून, तो जो सरकार है अभी की उसे भी मानना पड़ेगा। तो इस मतलब कि ये साफ है कि कानून से आगे कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। 2 नंबर, कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। जो सभी नागरिक है वो कानून की दृष्टि से समान है, संविधान की दृष्टि से समान है। किसी व्यक्ति को उसके पद, धन या स्थिति के आधार पर विशेष कानूनी अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, तो क्या उसके लिए कोई अलग कानून होगा? नहीं। वो भी एक गरीब आदमी ने जो काम किया है और जो अमीर कर रहा है, तो गरीब ने किसी व्यक्ति को मार दिया और अमीर ने किसी व्यक्ति को मार दिया, तो भी दोनों को एक ही तरह की, एक ही कानून के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का कानून है। तो किसी व्यक्ति को उसके पद, धन या स्थिति के आधार पर विशेष कानूनी अधिकार नहीं होना चाहिए। 3 नंबर, न्यायालयों द्वारा संविधान एवं अधिकारों की रक्षा करना। जो न्यायालय है उनको संविधान और उनके लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। किस प्रकार? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सामान्यतः कानून और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होती है। इस प्रकार विधि का शासन कानून की सर्वोच्चता, समानता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस प्रकार ये 3 सिद्धांत है। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 6, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता की अवधारणाओं को समझाइए। तो लोकतंत्र में इन्हें महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है कि अवधारणाओं को समझाइए, वो लोकतंत्र में इन्हें महत्व क्यों दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन यानी वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जो भी विधायिका में कौन कानून बनता है तो उसकी जांच कौन करता है? तो न्यायिक जो न्यायालय होता है उसमें जांच होती है उस कानून की। यह कानून यदि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, यह कानून किसी संविधान के नियमों को तोड़ तो नहीं रहा है, इस प्रकार की उसके कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, यानी कोई कानून है जो संविधान के विरुद्ध है, कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं, मतलब कि संविधान में उसके नियमों को विरुद्ध जा रहा है, तो उस पर
रोक लगाई जाती है तो इसकी जांच करता है न्यायालय। तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है, यानी उसे खारिज कर सकता है। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए संविधान की व्यापक व्याख्या करते हुए सक्रिय भूमिका निभाती है। तो लोकतंत्र में महत्व है कि संविधान की रक्षा होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, इससे सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रहता है। यदि संविधान के आधार पर उसकी जांच नहीं होगी तो जो सरकार का व्यक्ति होता है, कोई भी कानून बनाने वाला होता है, तो उस पर शक्तियों का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, वह मन चाहे नियम बना लेगा। इस प्रकार तो न्यायिक पुनरावलोकन जरूरी है, यानी न्यायालय में उसका पुनरावलोकन होना चाहिए। यदि कोई सरकार किसी भी जो पेपर लीक के माफिया को फांसी देने की सजा का प्रावधान करती है तो उसकी जांच होती है न्यायालय में। न्यायालय पुनरावलोकन करता है कि क्या यह कानून सही है या नहीं। इस प्रकार उस न्यायालय पर निर्भर करता है कि उस कानून को लागू करेगा नहीं करेगा। इस प्रकार तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रहता है, कानून के शासन को मजबूती मिलती है, कमजोर और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा होती है। इस प्रकार दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न नंबर 7, टी.एच. ग्रीन के कथन राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं को समझाइए, इसका महत्व क्या है। जो टी.एच. ग्रीन थे तो उनका कथन था कि राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। तो राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, तो क्या है समझाइए। तो उत्तर है टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य केवल शक्ति या बल के आधार पर नहीं चलता, यानी कोई शक्ति या दबाव के आधार पर राज्य नहीं चल सकता, बल्कि उसकी वास्तविक आधारशिला जनता की इच्छा और सहमति है। मतलब कि राज्य में जो लोग रह रहे हैं उसको उनकी जनता की इच्छा क्या है उसके आधार पर राज्य चलता है, न कि किसी व्यक्ति के दबाव के कारण या किसी शक्ति के कारण या किसी बल के कारण नहीं चलता। राज्य के कानूनों और संस्थाओं को जनता की सामान्य इच्छा तथा कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। जो राज्य के कानून है तो लोगों को अच्छे लगने चाहिए, लोगों को उस पर मतलब की अनुभूति होनी चाहिए कि ये कानून अच्छा है या नहीं है। तो इस प्रकार लोगों के शासन के आधार पर चलना होगा। यदि सरकार केवल बल प्रयोग करके शासन करती है तो उसका शासन स्थायी और लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। यदि कोई सरकार है और जो लोगों के सहमति के बिना इच्छा के कोई भी कानून लोगों पर थोप रही है या थोप रही है तो वह स्थायी सरकार नहीं है, न कि लोकतांत्रिक सरकार है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है कि जनता का शासन, जो जनता चाहेगी वही होगा कानून में। तो इस प्रकार कोई सरकार बलपूर्वक ऐसा कार्य नहीं कर सकती। ग्रीन ने व्यक्ति के जो ग्रीन था यह व्यक्ति ग्रीन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक विकास को भी महत्व दिया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार है, नैतिक विकास किस प्रकार है। राज्य का उद्देश्य केवल नियंत्रण करना नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। सरकार को केवल नियंत्रण करना बल्कि ऐसी जो सरकार राज्य का उद्देश्य है केवल नियंत्रण करना नहीं है बल्कि व्यक्ति के जो विकास कर सके। जो व्यक्ति कोई भी सरकार कानून बनाती है तो वे व्यक्ति का विकास करना चाहिए, वह विकास के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए, उसको उस कानून का लाभ मिलना चाहिए, न कि हानि। यह महत्व क्या है, तो यह विचार लोकतंत्र, जन सहमति, नागरिक स्वतंत्रता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की इच्छा को राज्य की वैधता का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। मतलब कि इस टोटल प्रश्न में ऐसा माना गया है कि लोग जो राज्य है या केंद्र है उस पर जनता का शासन होना चाहिए, यानी जनता की इच्छा होगी वो कानून बनना चाहिए। इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 8, जॉन रोल्स के अनुसार न्याय क्या है। तो जॉन रोल्स के अनुसार न्याय क्या है, उत्तर हो जाएगा जॉन रोल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस माना है। उनके अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हो और सामाजिक आर्थिक असमानताएं उचित सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित हो, यानी निष्पक्षता के आधार पर हो, सभी को समान व्यवहार का लाभ मिले, सभी को सामाजिक आर्थिक एवं असमानताएं न मिले। तो रोल्स ने न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए, मतलब कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए, सभी को पता होगा। दूसरा सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक और आर्थिक असमानता ऐसी होनी चाहिए कि समाज के सबसे कम लाभ प्राप्त लोगों के अधिकतम हित में ही हो तथा अवसरों का निष्पक्ष समानता बनी रहे। इस प्रकार दो सिद्धांत दिए थे जॉन रोल्स के अनुसार, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोल्स ने मूल स्थिति, ओरिजिनल पोस्टेंशन और अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा के माध्यम से बताया है कि लोग निष्पक्ष परिस्थितियों में न्याय के सिद्धांत चुनेंगे।
इस प्रकार रोल्स का न्याय समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्ष अवसर पर आधारित है। मतलब कि कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति को समान रखना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, सभी निष्पक्ष होने चाहिए, कोई भी उसके पक्ष में रहकर जो नहीं रहना चाहिए, सभी मतलब कि अपने अपने पक्ष रख सकते हैं, किसी दूसरे के पक्ष पर उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 9, मार्क्सवाद। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्सवाद के बारे में 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना है। मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भौतिकवाद को समझिए, तो उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार समाज और इतिहास के विकास को समझने में भौतिक परिस्थितियां और उत्पादन संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मार्क्सवाद है उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, तो द्वंद्वात्मक का अर्थ है कि समाज में विरोधी शक्तियों और विचारों के बीच संघर्ष से परिवर्तन उत्पन्न होता है। भौतिकवाद का अर्थ है कि आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। मार्क्स के अनुसार समाज में उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखने वाले वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष होता है। इसी वर्ग संघर्ष के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार समाज स्थिर नहीं है बल्कि लगातार परिवर्तनशील है। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होने पर सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है। जो मनुष्य के पास पैसा होगा तभी तो सामाजिक और राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं में परिवर्तन आएगा। यदि कोई व्यक्ति गरीब से गरीब रह रहा है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इस प्रकार मार्क्सवाद में भौतिक परिस्थितियां जो सामाजिक परिवर्तन है, विरोध और वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार है। अब प्रश्न नंबर 10, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो आधुनिक दृष्टिकोण है उनके विशेषताओं की विवेचना, तो उत्तर है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का विकास मुख्यतः 20वीं शताब्दी में हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण राज्य सरकार और कानूनी संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया, वास्तविक राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो प्रश्न पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार है। तो आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मतदान, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व, जनमत और राजनीतिक दलों का अध्ययन शामिल है। अब 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें तथ्यों, आंकड़ों, सर्वेक्षणों, निरीक्षण और अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। मतलब कि वैज्ञानिक आधार पर यदि राजनीति होगी तो उनके आंकड़ों, सर्वेक्षणों, निरीक्षण, अनुसंधान पद्धतियों का सही उपयोग हो पाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, अनुभवजन्य अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण कल्पना या आदर्शों के बजाय वास्तविक अनुभवों और तथ्यों पर आधारित है। पॉइंट नंबर 4, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र से जोड़कर अध्ययन किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, मूल्य निरपेक्षता। तो व्यवहारवादी आधुनिक दृष्टिकोण में शोधकर्ता को व्यक्तिगत मूल्यों और विचार से दूर रखकर निष्पक्ष अध्ययन करने पर बल दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। 6 नंबर, तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जाती है। पॉइंट नंबर 7, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं, शक्ति का प्रयोग कैसे होता है, इसका भी अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर 8, प्रमाणीकरण। राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में आंकड़ों, प्रतिशतों, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। सिद्धांत निर्माण क्या है, तो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। आधुनिक समय में इसकी शक्तियों में कमी क्यों हुई है। तो व्यवस्थापिका कौन है, आधुनिक समय में इसकी शक्तियां क्यों कमी हुई है, तो क्या कमजोरी थी इसके कारण हुई है। तो व्यवस्थापिका लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख अंग है। यह एक लोकतांत्रिक शासन यानी लोगों के शासन का प्रमुख अंग है व्यवस्थापिका। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना तथा व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य है। जैसे कि व्यवस्थापिका लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख अंग है, इसका मुख्य कार्य कानून बनाना तथा जनता का प्रतिनिधित्व करना है। यानी कानून बनाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, किस प्रकार का कानून अच्छा है, ये व्यवस्थापिका का काम है, व्यवस्था करना मतलब कि।
तो पॉइंट नंबर 1 है व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो कानून निर्माण, देश के लिए नए कानून बनाना तथा पुराने कानूनों में संशोधन करना। यदि कोई देश में नए कानून बनाना है तो यह काम व्यवस्थापिका का है। यदि कोई पुराना कानून है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना यानी उसे अपडेट करना है, यह भी कार्य व्यवस्थापिका का हो जाएगा। वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, कर लगाना तथा सरकारी व्यय को स्वीकृत देना, यानी मतलब कि सरकार को पैसा आवंटित करना कि इस साल के लिए बजट देना, ये व्यवस्थापिका का कार्य है। 3 नंबर, कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा काम न करे तो उन पर प्रश्नकाल करना, अविश्वास प्रस्ताव जारी करना भी व्यवस्थापिका का काम है। यानी कोई मुख्यमंत्री है, यदि उसको उनके बहुमत खो चुका है तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना तथा बहस के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाना। पॉइंट नंबर 4, प्रतिनिधित्व, जनता की समस्याओं एवं हितों को सदन में प्रस्तुत करना, मतलब कि जनता की समस्याओं को सदन में रखना। संविधान संशोधन, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कराना, मतलब कि संविधान संशोधन यानी संविधान में कोई कानून ऐसा जो है जो जिसमें संशोधन करना है तो यह व्यवस्थापिका का कार्य है। पॉइंट नंबर 6, विचार विमर्श, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करके जनमत तैयार करना। आधुनिक समय में शक्तियों की कमी किस कारण हो रही है, तो जैसे कि कार्यपालिका का बढ़ता प्रभाव, जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका पर ऊपर दबाव डाल रही है, प्रभाव, मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली हो गया है, मतलब कि मंत्रिमंडल है जो जो व्यक्ति है कार्यपालिका में वह शक्तिशाली हो गए, वह अपनी इच्छा से जो कार्य करने लगे, इस कारण व्यवस्थापिका कमजोर होती जा रही है। पॉइंट नंबर 2, दलगत अनुशासन, सांसद स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते। जो सांसद है वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, उस पर निर्भर हो जाते हैं सभी सांसद भी। प्रशासनिक विशेषज्ञता, जटिल विषयों में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया है। 4 नंबर, अध्यादेश एवं प्रत्यायोजित विधान कई कानून कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, समय की कमी, सभी विधेयकों पर विस्तृत चर्चा संभव नहीं हो पाती, मतलब कि जो भी जैसे कि संसद में बैठक होती है तो उसमें सभी विधेयक नहीं पहुंचते टाइम पर, या सभी विधेयक एक बैठक में नहीं आते, इस कारण समय में कमी होगी। जो संसद में नहीं बैठते, यदि 200 विधायक है राजस्थान में और 200 विधायक यदि संसद में बैठ जाए, मतलब कि जो भी जब बैठक हो उनकी, जब कोई कानून बनाना हो, यदि सब विधायक आएंगे तो सबके विचार अलग अलग होंगे और जो भी कानून है उस पर जोर ज़्यादा दिया जा सकेगा। तो इस कारण भी हमें कम समय में कमी होने के कारण लोग नहीं आते, मतलब कि जो विधायक है नहीं आते संसद में, इस कारण भी कमजोर होती जा रही है। यद्यपि निष्कर्ष क्या निकला, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कुछ कमी आई है, फिर भी लोकतंत्र में कानून निर्माण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फिर भी यह व्यवस्थापिका है अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है और अपनी नींव पर मजबूती से खड़ी है। अब 2 प्रश्न बचे हैं हमारे इस पेपर के। तो 12 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था अधिक विकसित, सक्षम, लोकतांत्रिक एवं जन भागीदारी वाली बनती है। यह समाज के बदलते स्वरूप के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का विकास करता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, राजनीतिक संस्थाओं का विकास विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अधिक संगठित और सक्षम बनाती है। 2 नंबर, जन भागीदारी में वृद्धि, नागरिक चुनाव, मतदान एवं राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं। 3 नंबर, राजनीतिक जागरूकता, जनता अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है। 4 नंबर, कानून का शासन, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कानून होता है, लागू होता है। 5 नंबर, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवाधिकारों को महत्व मिलता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं। 7 नंबर, प्रशासनिक क्षमता का, सरकार जनता की आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करती है। निष्कर्ष क्या निकला, राजनीतिक आधुनिकीकरण किसी देश में लोकतंत्र, विकास, स्थिरता तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना का महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी जो राजनीति में आधुनिकीकरण का जो महत्व है। अब प्रश्न नंबर 13 है, यह मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न माना जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार और हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका कोई शायद एग्जाम या पेपर नहीं होगा जिसमें इसके बारे में प्रश्न न पूछा गया हो। जो जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत को समझाइए। तो उत्तर है, जॉन रोल्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक है, यानी उनके विचार बड़े महत्वपूर्ण थे। उन्होंने न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस और फायरनेस कहा है, मतलब कि निष्पक्ष यानी कोई भी पक्ष में नहीं होना चाहिए न्याय के, निष्पक्ष यानी कोई स्वतंत्र होकर न्याय का सामना करना चाहिए, निष्पक्ष होकर यानी स्वतंत्र होकर न्याय का
चुनाव करना चाहिए। उनके अनुसार न्यायपूर्ण समाज वही है जहां सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता, निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो। रोल्स की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? जैसे कि मूल स्थिति, तो ओरिजिनल पोजीशन, रोल्स ने कल्पना की कि लोग एक ऐसी प्रारंभिक स्थिति में न्याय के नियम चुनते हैं जहां सभी समान हो। 2 नंबर, अज्ञानता का पर्दा। इस स्थिति में किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि वह अमीर होगा या गरीब, पुरुष है या महिला, किसी जाति या वर्ग से होगा, इसलिए सभी निष्पक्ष नियम चुनेंगे। न्याय के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत है समान समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताओं का जो स्वतंत्रता है, समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति, विचार, धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। असमानता तभी उचित है जब वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी उनका मूल सिद्धांत है कि सभी को निष्पक्ष यानी स्वतंत्र बोलने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। उनके मतलब कि जो भी उसके ऊपर भी वही कानून होना चाहिए जो अमीर के ऊपर होता है। यदि कोई गरीब है उसके ऊपर अलग से जो अमीर के विरुद्ध नहीं है जो कानून थोपा जा रहा है तो वह गलत है। तो अमीर और गरीब के ऊपर भी एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए, समान। इसे डिफरेंस प्रिंसिपल तथा फेयर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। महत्व, रोल्स का सिद्धांत सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव गरिमा तथा कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना का आधार माना जाता है। यह स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करता है। निष्कर्ष क्या निकला? तो जॉन रोल्स के अनुसार सच्चा न्याय वही है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष अवसर, सम्मान, स्वतंत्रता और कमजोर वर्गों के हितों की विशेष सुरक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार यह पूरा पेपर आपका हल हो चुका है। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको वापस रिपीट हो सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं इसके बाद में इस पूरी राजनीति विज्ञान के सभी यूनिट के प्रश्न महत्वपूर्ण पूरी क्लास लेने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।